ईरान में नए सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट का क्या अहम पैगाम है इन खास हालात में। ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी शर्तों में फिलिस्तीन को भी शामिल किया है। सऊदी अरब के कुछ इलाकों पर यमन की तरफ से अहम और बड़े हमले हुए हैं। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। एक अहम डेवलपमेंट ये हुआ कि ईरान में नए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हुआ है और इसके लिए जनरल मोहसिन रिज़ाई को चुना गया है और उनको नया सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। जनरल मोहसिन रिज़ाई कौन है, इनको समझने से फिर ये समझ में आएगा कि इस फैसले का वो भी इन हालात में क्या मकसद है। मोहसिन रिज़ाई IRGC के वो कमांडर हैं जिनकी निगरानी में ईरान की IRGC परवान चढ़ी है। यानी आप IRGC को जो आज इस शक्ल में देख रहे हैं, ये मोहसिन रिज़ाई जिस वक्त इसके चीफ थे वो 8 साल जंग का दौर था और जब इसका बिल्कुल आरंभिक और इब्तिदाई खाका और ढांचा बन पाया था, उस वक्त उन्होंने इसकी कमांड संभाली थी। और ये कह सकते हैं कि उस वक्त ये बहुत ही मामूली सा छोटा सा संगठन था जब इन्होंने उसकी कमांड संभाली। फिर ये देखने में आया कि इसका दायरा बढ़ता चला गया IRGC का, और फिर इसमें एरोस्पेस का डिपार्टमेंट अलग से बना, इंटेलिजेंस उसकी अलग से बनी, उसकी नेवी अलग से बनी। इसके तहत नई टीमें तैयार हुई। वो लोग इसमें तैयार हुए जिन्होंने बाद में आगे चल के ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम था उस मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यानी ईरान के पास मिसाइल प्रोग्राम उस वक्त नहीं था, बिल्कुल ही मामूली सतह पर था। उसी जंग के बाद और जंग के दौरान इसका ये सिलसिला शुरू हुआ और ईरान ने मिसाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। और आज आपने देखा कि अमेरिका के सामने, इज़राइल के सामने ईरान ने अपनी मिसाइल पावर के ज़रिए किस तरह से फ़तह हासिल की है, और ये फ़तह ऐसी भी है कि जिसे सारी दुनिया मानने पर मजबूर है। तो ये IRGC के तहत ये जो डेवलपमेंट सारे हुए हैं, अलबत्ता ज़ाहिर है ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अहमियत रखता है। वो कमांडर जिसके तहत फिर वो फोर्स आगे बढ़ती है, बहुत रोल होता है उसका स्ट्रेटेजीज तय करने में। इसीलिए उनको कहा जाता है मोहसिन रिज़ाई को, जनरल मोहसिन रिज़ाई को, कि ये इनकी सोच स्ट्रेटेजिक है। ये टैक्टिकल और कम मुद्दत के जो फ़ायदे हैं उन पे नज़र रखने के बजाय ज़्यादा नज़र इनकी लॉन्ग टर्म मफादात, इंटरेस्ट पर होती है। उनकी नज़र इस पे होती है किस तरह से हालात को बुनियादी तौर पर बदला जा सकता है। तो आज इस वक्त जो टकराव का दौर है जिसमें ईरान एक कामयाबी तक पहुंच चुका है और इसी को मुकम्मल करने की सिमत आगे बढ़ रहा है, ऐसी सूरत हाल में ये अपॉइंटमेंट बहुत अहम माना जा रहा है। इनसे पहले जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्फ़क़द्र, उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और अब वो सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र अपॉइंट किए गए हैं। तो ये जो ओहदा है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का जो ओहदा है, ये सिक्योरिटी और डिफेंस के पहलू से बहुत ही अहम ओहदा माना जाता है। और इस लिहाज से ये देखने में आ रहा है कि ईरान ये मान के चल रहा है कि अभी जो हालात बने हैं इस वक्त इलाक़े में, एक टकराव के हालात हैं। अमेरिका पूरी तैयारी के साथ आया और बड़ी सतह पर जंग हुई और ये जंग कई दिनों तक जारी रही, जो कि मौजूदा जो हालात हैं उसके बाद बेशक अभी रुकी हुई है, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि जंग ख़त्म हो गई है। तो ऐसी सूरत हाल में ये अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा अहम है। ऐसा लगता है कि ईरान अपने डिफेंस के फ्रंट पर एक अहम तैयारी के साथ और बड़े पैमाने पर तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। सिर्फ इस जंग के लिए नहीं, बल्कि इलाके के हालात को और आइंदा और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ईरान किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है उसका इस फैसले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आते हैं ईरान और अमेरिका के इशू पर। आपको पता है, हम इससे पहले बता चुके हैं, आपने मीडिया में देखा
कि ईरान और ओमान के दरमियान इस बात पर तो काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रूट कौन सा लिया जाएगा, रूट कौन सा खोला जाएगा। लेकिन इसके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा ऐसा नहीं है, ये भी हम बता चुके हैं। और ईरान ने भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ईरान और ओमान के बीच में जो सहमति है उसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने वाला है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी खुला भी नहीं है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान ने इसके लिए क्या रखा? ईरान ने 6 शर्तें ईरान ने रखी हैं अमेरिका के सामने। और अहम बात यह है कि इन शर्तों में ईरान ने फ़िलिस्तीन का इशू भी इजाफा कर दिया है, शामिल कर दिया है। ये जो 6 शर्तें रखी हैं ये तो कमोबेश वही हैं जो MOU में जिनका जिक्र हुआ था, लेकिन जो फ़िलिस्तीन का मौजू है वो अब इन शर्तों में शामिल कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये प्री कंडीशन के तौर पर इनको रखा गया है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की जहाँ तक बात है उसके लिए अमेरिका को पहले इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। और 6 शर्तें क्या है? 8 अगस्त को इनका ऐलान किया गया। एक तो ये कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान की जो लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ हर तरह की धमकी देना और धमकी भरे बयान देना वो बंद करे और अपमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि जंगों को, ये अहम चीज़ है जिसमें इजाफा हुआ है कि जंगों को ख़त्म किया जाए। ईरान के ख़िलाफ़ जो एग्रेशन है वो भी ख़त्म हो और ईरान के एलाइज़ के ख़िलाफ़ जो एग्रेशन वो भी परमानेंटली ख़त्म करना पड़ेगा अमेरिका को और साथ ही साथ इज़राइल को। कहाँ कहाँ पर ईरान के एलाइज़ जो हैं वो हैं लेबनान, फ़िलिस्तीन, यमन और इराक़। इन चारों जगहों पर अमेरिका और इज़राइल को अपने हमले और अपनी जंग रोकनी होगी, बंद करनी पड़ेगी। ये इसमें आपने देखा कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा इसमें शामिल किया ईरान ने। उसके अलावा शर्त यह है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस जिसमें नेवल, एयर और बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं वो ईरान के आसपास के इलाके से और उसने जो रडार सर्विलांस इलाके में लगा रखा है उनको वो हटाएं। रडार सर्विलांस का मतलब यह है कि ईरान एक्चुअली वो तबाह कर चुका है, आसपास काफ़ी दूर तक तबाह कर चुका है। ईरान का ये कहना है कि अब ये दोबारा इंस्टॉल नहीं होने चाहिए, यानी अमेरिका इसको कबूल करे और इसीलिए कह रहा है कि परमानेंटली एंड हो इनका और उसके पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए मिलिट्री फोर्सेस को और बाकी जो है सर्विलांस को। उसके बाद फिर अगली शर्त यह है कि फुल कंपनसेशन देना पड़ेगा अमेरिका को। अमेरिका फुल कंपनसेशन दे जो कि उसकी जंग की वजह से ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका फुल कंपनसेशन अमेरिका अदा करे। ईरान पर अमेरिका की तरफ से जो गैर कानूनी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको फ़ौरन हटाया जाए और बिला शर्त ईरान की जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए। तो आपने देखा कि शर्तों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ईरान किस पोजीशन में है। तो और अलबत्ता जो ज़मीनी हालात हैं, ज़मीनी जो सच्चाई है, मैदान जंग का जो नक्शा है वो भी बता रहा है कि अमेरिका किस पोजीशन में है, अमेरिकन अलाइज़ किस पोजीशन में है और ईरान किस पोजीशन में है। तो अब इस पोजीशन में आने के बाद ईरान को अच्छी तरह से पता है कि वो अमेरिका पर दबाव बढ़ा सकता है। अमेरिका बेशक कहता रहे कि उस पर दबाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप अमेरिकन मीडिया देखिए तो उसमें अभी इसके बारे में हम बात भी करेंगे कि उससे पता चल रहा है कि किस तरह से अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है और वो ये बताती है कि किस तरह से ट्रंप ईरान के सामने हार मानने पर मजबूर हो गए हैं। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि ट्रंप इस कोशिश में थे कि किसी भी तरह जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले वो इस उम्मीद में थे कि ओमान के साथ बातचीत में अगर वो प्रोग्रेस हो रही है तो बस वो उसके नतीजे में खुल जाएगा और हम जंग का वो अपनी फतह का ऐलान करके और वहाँ से हट जाएंगे कि बस हो गया, हम जंग जीत ली। लेकिन ईरान ने उसके साथ ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो वहाँ पर रूट है उस पर तो हमारा ओमान के साथ एक हमारी सहमति बन रही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा तब जब हमारी ये शर्तें पूरी होंगी उसके बाद। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये और भी ज़्यादा सख्त सूरत हाल हो गई। इसके बाद उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है और अब एक्सियस ने एक रिपोर्ट जो राविद बाराक जो एक वो हैं जर्नलिस्ट हैं वाइट हाउस से और नेतन्याहू के करीब हैं इजरायली, इनको जर्नलिस्ट से ज़्यादा वो इंटेलिजेंस का आदमी माना जाता है और इसको यानी इनके अखबार को, इनके आउटलेट को, एक्सियस को भी मोसाद और CIA का आउटलेट माना जाता है कि एक तरह से वो
जो मीडिया में जो कहना चाहते हैं वो चीज़ थे। तो उन्होंने बाराक राविद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पे कहा कि वो अब इसको यानी इस जंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इससे पहले जो बड़े हमले की तैयारी में थे, अब वो इस कोशिश में कि नहीं इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, बस ईरान पर इकोनॉमिक दबाव बढ़ाया जाए और ईरान के इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हैं और वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो इस तरह ईरान पे दबाव आएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को जो रास्ता नज़र आ रहा है वो ये रास्ता नज़र आ रहा है। अब इस बीच कुछ ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ये है कि जो कुछ हुआ है, जो जंग हुई है, जंग के नतीजे में अमेरिकन इकॉनमी पर और अमेरिका के आम लोगों पर जो दबाव बढ़ा है, इसलिए कि वहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। उसके नतीजे में ये हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी अब जो है वो वोटर्स के दरमियान उसकी एज जो है ख़त्म होती चली जा रही है इकोनॉमिक की वजह से। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चूँकि लोगों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है तो लोग अब डेमोक्रेट्स की तरफ झुकना चाह रहे हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं इस सूरत हाल को देखते हुए। तो ये जो जंग का नुकसान है वो इस तरह से पता चल रहा है। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि अमेरिका और इजराइल ईरान में रेजिम चेंज करने आए थे, लेकिन लग रहा है कि अमेरिका में रेजिम चेंज हो रहा है। ये कई लोग ये बात वैसे कह चुके हैं। एक चीज़ और, एक ख़बर ये भी आई इसमें अमेरिकन मीडिया में, ऑयल राइजेज एज ईरान टेम्पर्स होप्स फॉर स्विफ्ट हॉर्मुज़ रीओपनिंग। तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। एक चीज़ बहुत अहम ये है कि देखिए तेल की कीमतें जो भी बढ़ रही हैं, एक्चुअली ये इससे ज़्यादा बढ़ जाने का इम्कान है, इसलिए कि अभी जो तेल की कमी है इस वक्त मार्केट में उसको किसी तरह से पूरा किया जा रहा है जो स्टॉक्स हैं। लेकिन अब स्टॉक्स पर प्रेशर, ये भी मीडिया में खबरें आ गई, स्टॉक्स पर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक पॉइंट वो आएगा तो उसकी वजह से एक हालात सारी दुनिया में ख़राब हो रहे हैं। ये भी उस जंग का नतीजा है जो अमेरिका और इजराइल ने यहाँ पर शुरू की बिला वजह और गैर कानूनी तरीक़े से। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यमन और सऊदी अरब के फ्रंट पर यह हुआ है कि यमनी फोर्सेस ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने एक अलमुखा का इलाका है, अलमुखा जो साउथ वेस्ट का इलाका है, वहाँ पर पोर्ट भी नज़दीक है, वहाँ पर सऊदी बैक्ड फोर्सेस जमा हो रही थी। अंसारुल्लाह ने उन पर अटैक किया, वहाँ पर ये लोग मारे गए। इससे पहले हमने ये देखा था कि ईस्टर्न यमन में सऊदी अरब का एक चेक पोस्ट और एक क्रॉसिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग है अलवदिया, उसके आसपास भी अंसारुल्लाह ने इसी तरह का हमला किया था जहाँ सऊदी बैक्ड फोर्सेस जमा हो रही थी, जिसमें सऊदी अफसर भी कुछ मारे गए थे। इस तरह की रिपोर्टें बाद में आई। इसके अलावा एक अटैक हुआ है जीज़ान में। जीज़ान बिल्कुल वो इलाका है जो यमन के बॉर्डर से मिला हुआ। यमन का जो उत्तरी बॉर्डर है वो सऊदी अरब का, फिर दक्षिणी बॉर्डर वो बिल्कुल, और रेड सी के बिल्कुल साहिल के आसपास का इलाका है वहाँ पर। तो जीज़ान पर अटैक हुआ है। ये आरामको की फैसिलिटी थी, उस पर अटैक हुआ है। और ये अटैक, इसके अलावा कुछ बंदर एयरपोर्ट्स भी निशाने पर आए हैं अंसारुल्लाह के। तो अंसारुल्लाह की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि वो ब्लॉकेड लगा हुआ है बाबुल मंदब में, और सऊदी अरब के लिए मुश्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है सऊदी अरब के लिए। उसके सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एस्केलेशन धीरे धीरे बढ़ा रहा है अंसारुल्लाह, और अंसारुल्लाह फोर्सेस बढ़ा रही हैं। उससे उसकी वजह यह है कि उनका मुतालबा यह है कि आप हमारा ब्लॉकेड ख़त्म करें। अगर हमारा ब्लॉकेड आप ख़त्म कर देते तो हम भी आपका ब्लॉकेड ख़त्म कर देंगे, अब बिल्कुल फ्रीली ट्रेड आराम से जारी रहेगी। लेकिन अगर आप हमारा ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करते तो हम आप पे ब्लॉकेट लगा के रखेंगे। अब ये सूरत हाल है। सऊदी अरब इससे पहले वो एक अलायंस बना चुका है, उसकी हम बात कर चुके हैं कि उसका क्या असर है। इस सब के नतीजे में भी यमनी फोर्सेस ने बिल्कुल अपना जवाब बिल्कुल सख्ती के साथ दिया है, बग़ैर कोई यानी उन पर किसी तरह का दबाव नहीं आया कि भाई ये तो अलायंस बन गया अब क्या होगा। बल्कि यमन की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि अगर अंकारा तुर्की पर अगर इसराइल हमला कर देता है तो आपको क्या लगता है, अर्दोगान को उसमें ख़िताब किया गया है तुर्क प्रेसिडेंट को, कि अगर इसराइल तुर्की पर अटैक कर दे तो आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब किसके साथ खड़ा होगा।
ये बड़ा अहम सवाल उसमें एक तरह तंज किया गया कि सऊदी अरब फिर इजराइल के साथ आपको खड़ा नज़र आएगा उस जंग में। इसके अलावा एक घटना और हुई है, वो हुई है ईस्टर्न सऊदी अरब में। ईस्टर्न सऊदी अरब का मतलब जो पर्शियन गल्फ से बिल्कुल मिला हुआ इलाका है, वहाँ पर भी आरामको का एक कोई इंस्टॉलेशन, एक कोई बड़ी फैसिलिटी थी जिस पर अटैक हुआ और आग लग गई। आग लगी काफ़ी बड़े एरिया में आग लग गई। अब इसके बारे में यमनी फोर्सेस का ये मतलब उन्होंने कोई जिम्मेदारी इसके नहीं ली। वो अपने हर हमले की जिम्मेदारी यमनी फोर्सेस ले रही हैं जहाँ भी हमला कर रहे हैं। इस पर जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये हमला इराक़ी फोर्सेस ने किया है। आपको पता है कि 40 के दिनों में अमेरिका ने अमेरिका ने सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक़ के कुछ हिस्सों पर हमले किए थे, जिसमें 20 के आसपास इराक़ी शहीद हो गए थे हशद शाबी के। उसमें कुछ ईरानी कमांडर भी शहीद हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम 40 इमाम हुसैन के चेहलुम तक रुकेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। जब जवाब की बारी आई तो फिर ये हो गया कि डिप्लोमेटिक कोशिशें शुरू हो गई कि नहीं, इस मसले को हम डिप्लोमेटिकली हल करेंगे। सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ ने बगदाद का दौरा किया, ये सब कुछ होता रहा। इस बीच ये हमला हुआ है। तो अब ये अटकलें हैं, कयास आराइयाँ हैं कि इराक़ी फोर्सेस ने कहा ठीक है, आप डिप्लोमेटिकली इसको मसले को हम हल करेंगे, सही है, लेकिन जो जवाब हमें देना है वो हम इस तरह से दे रहे हैं बग़ैर ज़िम्मेदारी कबूल किए हुए। तो अब तक आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।